हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टॉक। आज जो वीडियो है वो एनएमसी की करंट जो अपडेट्स हैं उसके बारे में वीडियो इसमें जो है ना बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को जो है ना आपने पूरा देखना है और इसको जो है आखिर तक आपने देखना है। उसमें जो एनएमसी की रजिस्ट्रेशन है उसमें दो तरह की उन्होंने चेंजेस की हैं। 28 को जो मीटिंग हुई थी एनएमसी के डायरेक्टर्स की, उसमें जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब ज़्यादा 3 या 4 चीज़ें जो है वो करनी थी डिस्कस, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 ही चीज़ें प्रेज़ेंट की हैं। एक जो है वो लैंग्वेज, उसमें जो है क्लबिंग का सिस्टम है वो, और एक प्रैक्टिस का। अभी इन दोनों को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। जो लोग जो है नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूँ कि क्लबिंग का सिस्टम क्या होता है। क्लबिंग का ये सिस्टम होता है कि आपने 3 महीने, 4 महीने बाद जो के अंदर-अंदर जो टेस्ट दिए हैं, उन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। पहले ये था कि एनएमसी का वो रूल था, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि 6 महीने के अंदर-अंदर आपने 2 टेस्ट दिए हैं। लेट्स से कि आपने आइल्ट्स दिया है, आपका जो है 6.5 आया है उसमें रीडिंग, और नेक्स्ट जो है आपका 6 आया है, तो उसको पहले क्लब नहीं कर सकते थे, अभी ये है कि उनको क्लब कर सकते हैं। ये उन्होंने थोड़ी-सी रिलैक्सेशन दी है। और ओईटी की जैसे मिसाल लेते हैं कि ओईटी में आपका 3 सब्जेक्ट में रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इसमें बी आया है, राइटिंग में आपका सी आया है और रिक्वायरमेंट है जो सी प्लस की। आपने नेक्स्ट जो टेस्ट दिया उसमें आपका जो है बाकी जो है आपका रीडिंग, उसमें सी आ गया, लिसनिंग में आपका बी आ गया, स्पीकिंग में बी आ गया या सी आ गया, राइटिंग में आपका सी प्लस आ गया, तो अभी आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो ये था कि आपको सी प्लस लाजमी चाहिए उसके लिए, आपको कंबाइन करने के लिए, क्लब करने के लिए। लेट्स से कि आपको उसमें सी प्लस चाहिए, इसमें राइटिंग में आपको रीडिंग में भी सी प्लस चाहिए, लिसनिंग में भी सी प्लस चाहिए, स्पीकिंग में भी सी प्लस चाहिए, तब जाके आपका क्लब होता था पिछले आपके टेस्ट के साथ। और जो पिछला टेस्ट है उसमें भी कोई सी नहीं होना चाहिए, वरना आपका क्लब नहीं होता था। और 6 महीने का टाइम था। अभी उन्होंने 1 साल का टाइम कर दिया है, और क्लबिंग के लिए ये है कि आपको ईज़ी हो गया कि आप अगर आपका सी भी आ जाता है राइटिंग में, तो नेक्स्ट बार आपका सी प्लस आता है, तो आप उसको क्लब कर सकते हैं। ये बहुत जो है एक अच्छी न्यूज़ है, और ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए कि जो लोग ऑलरेडी 1 या 2 दफ़ा दे चुके हैं आइट्स या ओईटी, तो वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, फिर जो है इसमें देखते हैं कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा, जैसे ही एनएमसी ने अनाउंस किया कि लैंग्वेज में अपडेट्स की हैं, जो स्कैमर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि भई आपको ना आइल्ट्स चाहिए, ना ओईटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जो है ना यूके भिजवाएँगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कम भी नहीं की। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट वही है, और उसमें आपका ओईटी में आपको 3 सी और 3 बी और 1 सी प्लस, राइटिंग में सी प्लस चाहिए, बाकी सब मॉड्यूल में आपको बी चाहिए। इसी तरह आइल्ट्स में जो है राइटिंग में आपको 6.5 और बाकी ओवरऑल 7, वो रिक्वायरमेंट जो है लैंग्वेज की वो सेम है, उसका क्राइटेरिया कम नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ है कि आपका क्लबिंग के लिए आपको बहुत ईज़ी है कि आपको 1 साल का टाइम दिया है। 1 साल के अंदर आप एग्ज़ाम देते हैं तो वो आपका क्लब हो जाता है। तो मैं सारे इस सारे प्रोसेस से मैं गुज़र चुका हूँ। मुझे पता है कि आपका एक बार जब आप टेस्ट देते हैं, आपका रिक्वायर्ड स्कोर नहीं आता, उस टाइम आप डिसहार्ट भी होते हैं। फिर जो है ना फाइनेंशियली भी आपको एनुअल लीव, ये वो बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है, फिर जाके आप दूसरा टेस्ट देते हैं। तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है ये कि अब पहले 6 मंथ का टाइम होता था, आपने 1 बार 2 बार दिया ट्राई, आपका नहीं आया तो फिर वो आपका पिछला स्कोर ज़ाया हो जाता था। अभी ये है कि कम से कम 1 साल तक आपको सहूलत होगी, आप कभी भी क्लब कर सकते हैं, और ये सारी चेंजेज़ जो हैं 1 जनवरी से, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से आपको वो कंटिन्यू होंगी। फिर जो दूसरी चेंजेज़ की दूसरी जो चेंज है उसमें प्रैक्टिस में, ये है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपने 1 साल प्रैक्टिस की है, आपने नर्सिंग जो है उसमें इंग्लिश में की है, आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में हुआ है, तो फिर आप एलिजिबल हो। तो इसको थोड़ा-सा ईज़ी करके ऐसे बताते हैं कि जैसे हम इंडिया, पाकिस्तान के लोग, हम लोगों ने नर्सिंग इंग्लिश में की है, हमने एग्ज़ाम इंग्लिश में किया है। लेकिन हमारा जो कंट्री है वो मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में नहीं आता।
जैसे मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपका न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये लोग आते हैं, तो उसमें हम नहीं हैं। तो हम लोग अगर जैसे आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में 1 साल के लिए एज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप काम करते हैं, तो वो आपकी उस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करेंगे, उस सूरत में कि जब आपका एम्प्लॉयर कहे कि हाँ, ये जो है इंग्लिश में इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो आपकी एक्सेप्ट होगी उसमें। फिर जो सिर्फ़ एम्प्लॉयर की नहीं, उनको एक और भी एविडेंस चाहिए होगी, जैसे आपने किसी को केयर दी है, आपका पेशेंट हो सकता है, वो आपका कोलीग हो सकता है, जो एक ये वर्बली कह दे, रिटन में कर दे या फ़ोन पे बता दे एनएमसी को कि भाई हाँ, ये बंदा इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो उसको एविडेंस को एक्सेप्ट करेंगे। 2 एविडेंस चाहिए होती हैं प्रैक्टिस की, एक एम्प्लॉयर की और एक जो है दूसरा कोई उसको वेरीफाई करे कि हाँ, ये इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है, तो फिर आपको वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप एनएमसी का पिन ले सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉयर का आपको चाहिए होता है रेफरेंस, एम्प्लॉयर आपको लिख के दे कि ये बंदा इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है, और एक जो है वो आपका पेशेंट हो गया या कोई भी जिसको आपने केयर दी है या फिर आपका कोलीग हो गया, वो वेरीफाई करे कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं एनएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर इसमें आपको थोड़ा-सा एनएमसी की, जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि एनएमसी की रजिस्ट्रेशन कैसे एक्ट कैसे करती है। एनएमसी की रजिस्ट्रेशन, आपको अगर एनएमसी में रजिस्टर्ड होना है, तो उसके लिए दो तरीके होते हैं इंटरनेशनल नर्सेज़ को रजिस्टर्ड होने के लिए। एक ये कि एक चैनल वो होता है जो मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ से लोग आते हैं। उन्होंने वहीं से नर्सिंग की है, और वो जो है अगर एनएमसी में रजिस्टर होना चाहते हैं, तो उनके लिए लैंग्वेज की और प्रैक्टिस की वो जो है वो नहीं, शर्त नहीं होती है, वो डायरेक्टली रजिस्टर हो सकते हैं। उनकी सिर्फ़ डिग्री एवैल्यूएट होती है कि इक्विवेलेंट है यूके की एजुकेशन के कि नहीं। फिर जो दूसरे लोग हैं जो मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ से नहीं हैं, उनकी एजुकेशन भी वेरीफ़ाई होती है कि यूके के साथ आपके एक्सेप्टेबल है यूके में, यूके की एजुकेशन के मुताबिक आपके आवर्स हैं कि नहीं हैं वो, और उसके अलावा आपको प्रूफ़ भी चाहिए होता है कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो प्रूफ़ 2 तरह के ये एक्सेप्ट करते हैं एनएमसी। एक लैंग्वेज, जो मेजर लैंग्वेज टेस्ट हैं, लेट्स से आइल्ट्स और ओईटी। ओईटी में भी ये ओईटी ऑन पेपर और ओईटी ऑन होम बेस, ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं एनएमसी। और बाकी जो आपकी प्रैक्टिस है, जो पीछे मैंने आपको बताया कि अभी वो प्रैक्टिस को भी एक्सेप्ट करेंगे। आपने 1 साल किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में कहीं भी काम किया है, और आपने इंग्लिश में जो है वो आपकी नर्सिंग है, तो आपको वो भी एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके अलावा जो है जो चेंजेस इस दफ़ा फॉरवर्ड नहीं हुई, वो ये थी कि जैसे हम लोग हो गए, इंडियन पाकिस्तानी लोग हो गए, हम लोगों ने इंग्लिश में नर्सिंग की है, इंग्लिश में हमारा एग्ज़ाम हुआ है, हम इंग्लिश में ही असेस हुए हैं, और हमारा 50% तक प्रैक्टिकल है। ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर कोई इंग्लिश में ट्रेन्ड होता है, इंग्लिश में एग्ज़ाम देता है, और उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल 50% थ्योरी, 50% प्रैक्टिकल होता है, तो उनकी ग्रेजुएशन को एक्सेप्ट करेंगे यूके में। लेकिन वो इस दफ़ा की जो इस साल की जो मीटिंग थी उसमें फॉरवर्ड नहीं हुआ। हो सकता है नेक्स्ट ईयर या कमिंग ईयर्स, ये डिपेंड करता है कि शायद दोबारा वो पूछें, तो वो आगे फॉरवर्ड हो। और इस दफ़ा जो मीटिंग हुई थी उसका फ़ीडबैक लिया गया था लोगों से, पहले 3-4 महीने पब्लिक डिस्कशन हुई थी, और तकरीबन 3400 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था, और उन्होंने फ़ीडबैक दिया कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में चेंजेस होने चाहिए। क्योंकि अगर आप एज़ अ केयरर काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, आप एज़ अ नर्स भी काम कर सकते हो। तो मेजॉरिटी ये कि कंसर्न ये था कि लोग यहाँ पे एज़ अ केयरर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास डिग्री होते हुए भी वो एनएमसी की रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ इस वजह से नहीं ले पा रहे कि लैंग्वेज में उनको थोड़ा-सा बैरियर आता है, लैंग्वेज में मुश्किल आती है। तो ये चेंजेज़ आने के बाद उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा कि जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, कहीं भी। तो उनके लिए यूके की रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ईज़ी हो गया है। फिर जो क्लबिंग के उन्होंने रिलैक्सेशन किया है, और उसमें मिनिमम स्कोरिंग का जो उन्होंने किया है, वो मेरे ख़्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है।
और बहुत जो है जो लोग ओईटी कर रहे हैं या आइल्स कर रहे हैं या जो इरादा करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी इनकरेजमेंट है। आप लोग जो है वो करें और इसको टेस्ट दें, बुक करें। आप उसके लिए जो है आपका एक बार नहीं होता तो आप दूसरी बार दें, तीसरी बार दें, आप उसको क्लब कर सकते हैं। फिर तीसरा मैंने आपसे डिस्कस किया कि स्कैमर्स का और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने एनएमसी वालों ने लैंग्वेज की शर्त ही ख़त्म कर दी है। आपको ना ओईटी चाहिए, आइल्स चाहिए। इंटरनेट पे मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐड आ गए हैं, बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए हैं कि जो एनएमसी की चेंजेस हैं उसमें ना आइल्स चाहिए, ना ओईटी चाहिए और धड़ाधड़ उन्होंने तो यूके भिजवाना भी शुरू कर दिया लोगों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली नर्स जो है वो तो लैंग्वेज के बगैर बिल्कुल भी नहीं आ सकते और इवन के केयरर की जॉब है वो मतलब सीनियर केयरर पे कभी-कभी वीज़ा निकल आता है। लेकिन उसके लिए भी आपको जो है लैंग्वेज मस्ट चाहिए। मिनिमम जो स्कोर है 5.5 आइल्स में और ओईटी में सी ये लाज़मी चाहिए, उसके बगैर आपको केयरर की भी जॉब नहीं मिल सकती है। तो ये कुछ चेंजेस थी, कुछ अपडेट्स थी और आज तक की जो डेट में जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, एनएमसी ने जो ये चेंजेस अप्रूव की हैं और इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट कोई चेंजेस होंगी तो उसके साथ फिर दोबारा आपके सामने हाज़िर होऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अपना ख़्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।